नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में आज से डेली आपको राजस्थान अध्यापक पाठ यानी रीड लेवल सेकंड के लिए हम लोग देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन के मैं आपको प्रीवियस ईयर व्याख्या सहित जमा करवाऊंगा। इसमें से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है। ठीक, पहले हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो कि ये परीक्षा तिथि है 26 सितंबर 2021 का है। इसका पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर एक मिनट। प्रश्न नंबर एक देखो। प्रश्न नंबर एक में पूछा रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? 30 है, 56 है, 45 है या 70 है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 45 घंटे। कितने? 45 घंटे हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 45 है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के कार्य दिवस की अगर हम बात करें, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यानी प्राथमिक स्तर में 200 कार्य दिवस है, और जो कक्षा 1 से 5 तक अगर हम घंटों की बात करें तो 800 घंटे, यानी 200 कार्य दिवसों में 800 घंटे हैं। वहीं पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की यानी माध्यमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस हैं। अगर इनको हम घंटों में देखेंगे तो 1000 घंटे हैं। कितने हैं? 1000 घंटे हैं। प्रति सप्ताह शिक्षक के तो न्यूनतम कार्य घंटे 45 घंटे होंगे। प्रति सप्ताह जो होंगे वो 45 घंटे होंगे। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, यानी जो ये अधिनियम था 2009 का एक्ट वाला, इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। इसके भी कई बार पूछा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 2। नंबर 2 देखिए, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान या गुणात्मक या ऐतिहासिक या वर्णनात्मक अनुसंधान? यहाँ पर यह पूछा गया कि विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक अनुसंधान होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, व्याख्या देखो इसकी। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो सभी लोग। प्रश्न नंबर देखो, इसकी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य एक ऐसी वैज्ञानिक खोज से है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पद से होता है। इसके द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। किस रूप से? वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। जो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? वो समस्या केंद्रित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसका प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता है, अपितु सभी प्रकार की समस्याओं में भी किया जाता है। स्टीफन एवं कोरे के अनुसार, किसके अनुसार? स्टीफन और कोरे के अनुसार, अभ्यासकर्ता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति अपने निर्णयों का निर्देशन, संशोधन एवं मूल्यांकन करके व्यवहार में लाते हैं, उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणाम द्वारा सीखने संबंधित है, इनमें से कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है, या अंतर्दृष्टि है, या शास्त्रीय अनुबंधन है, या संज्ञानात्मक सीखना? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर। परिणामों द्वारा सीखने संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो यह तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है ना। मान लो कि भैया ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और क्या है, ये कोई मैडम जी है, ठीक, और इन्हें घर में आ गए रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार आ गए। अब भैया बोला गया कि भैया जाओ भैया चाय पानी बना दो, हम तुमको इतना रुपए दें। अब ये बढ़िया गए, 12 बजे रात को आ गए, बनाए, और उनको क्या पुरस्कार मिला। अब सोचेंगे भाई फिर आए फिर हमको मिले, तो ये बार बार दोहराता है अगर उसको सकारात्मक संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तब। ठीक है, असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर
प्राणी को पुनः दोहराने से बचता है। अब ये ठंड के मौसम में उठी भी बनाई है, बोलेंगे रे कहाँ से आ गए टपक गए, है ना, दिक्कत होगी। अगर उनको नकारात्मक वहीं पर अगर पुरस्कार इनको दे दिया जाए उन्हें घर वाले, तो ये वो शांति से अच्छे से उठ के बना देंगे। वही बात है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। भाई जो क्रिया प्रशोध अनुबंधन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया है। इसको आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर 4। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। जब हम वर्तमान स्कीमा का जो प्रयोग है वो बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मसात्मीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहा जाता है। ठीक है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। तो लोग लाइक शेयर कर दो, लोग पीएस शेयर सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, इसी का अगला पॉइंट जो है, मूल रूप से आत्मसातीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए यदि एक बालक के हाथ में टॉफी रख दिया जाता है तो उसे वह तुरंत मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उसे यह पता है कि टॉफी एक खाद्य वस्तु है। यह बालक अनुकूलन के द्वारा खाने की क्रिया को आत्मसात कर रहा है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं। किनके अनुसार? पियाजे के अनुसार अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं हैं। कौन सी? आत्मसातीकरण है और समाविष्टीकरण है। इन दोनों को आपको ध्यान देना है। किनके अनुसार है? पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 5। ठीक है, अस्पष्ट उद्दीपक या अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण या वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो यही हो जाएगा अब ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो व्याख्या है ये नहीं है प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता। ऑप्शन नंबर इसकी डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्रक्षेपी प्रविधियों में व्यक्ति के सम्मुख किसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो प्रक्षेपी प्रविधियों में व्यक्ति के सम्मुख किसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को इस बात के अवसर दिए जाते हैं कि वह अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को उस परिस्थिति में आरोपित कर सके। व्यक्तित्व संरचना को जानने के लिए अनेक प्रक्षेपी परीक्षणों का विकास हुआ है। जैसे कि प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषताएं हैं, अस्पष्ट उद्दीपक होता है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण और अनुक्रिया की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसमें डी क्या सही था, वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती है। अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की में से कौन सी विशेषता है? नंबर ए देखो, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वो ऊब जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर है 6। प्रतिभावान शिक्षार्थी की बात की है, प्रतिभावान, तो यही बात क्या है? सही आंसर। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, वो ऊब जाता है। यही बात सही है, विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है? नहीं भाई। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ रखते ना, ये भी बात है। वह बहुत ही तुमने ये व्यक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ये इसकी है विशेषता। क्या है? ये विशेषता है प्रतिभावान शिक्षार्थी की। प्रतिभावान है, ठीक है, प्रतिभावान। चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव प्राप्त करता है, वो ऊब जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आप लोग सभी लोग लाइक शेयर भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए। एक प्रतिभाशाली बालक में की निम्न विशेषताएं होती हैं। इनमें पढ़ने लिखने के प्रति अधिक रुचि होती है, एक कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं और इनमें संज्ञानात्मक क्रियाओं की योग्यता अधिक तीव्र होती है। कौन सी योग्यता? संज्ञानात्मक क्रियाओं की योग्यता अधिक तीव्र होती है। अगला है प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना।
एक अवास्तविक लक्ष्य है, ठीक है, ये बात गलत है। विद्यालय पर, अरे भाई देखो बाहर कैसे बढ़ जाएगा भाई, गलत बात है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, यही बात क्या है, सत्य हो जाएगी भाई। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक नहीं, भी बात गलत है भाई। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर सी दिया है वो लोग सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना समावेशन का सिद्धांत कहलाता है। समावेशन का सिद्धांत कहता है कि दिव्यांग बच्चों को नियमित कक्षाओं और गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जैसे कि उनकी उम्र के समान बच्चे करते हैं। पूर्ण समावेशन का मजबूत विश्वास उन दिव्यांग बच्चों पर जोर देता है जो नियमित कक्षाओं में भाग लेते हैं। वे समान बच्चों के संपर्क में आने के कारण अपनी किशोरावस्था और वयस्क आयु में दुनिया को संभालने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होंगे। इसलिए शिक्षण के प्रति मनोभाव विषय वस्तु अवधारणा या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगला है प्रश्न नंबर 8। समस्या समाधान नहीं है, जो समस्या समाधान वो नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है? क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हो, बताएं। ठीक है, लक्षणोन्मुखी समस्या समाधान, लक्षण बिल्कुल ये तो है भाई। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, ये भी बात क्या है भाई, सही है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, ये भी बात सही है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ये बात क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा वो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखो। समस्या समाधान लक्षणोन्मुखी होता है, यह एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। आदि समस्या समाधान समझ और क्रमिक चरणों में प्रयोग पर आधारित होता है। इस प्रकार यह कहना समस्या समाधान संगीत संबंधी योग्यता के बारे में सही नहीं है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की, कौन सी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है या वस्तुनिष्ठ है या प्रक्षेपी है या प्रयोगात्मक विधि है, ठीक है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर कौन सा भाई, प्रश्न नंबर आपको हो जाएगा 9। प्रश्न नंबर 9 में हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। कैसे भाई, प्रक्षेपी विधि है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपी विधि है, ओके। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट। प्रक्षेपण विधि उद्योगों के प्रति व्यक्ति के प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। थार्प व सल्मर के अनुसार प्रक्षेपण विधि के आधार पर अनेक व्यक्तित्व परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिनमें दो सबसे अधिक प्रचलित हैं, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण हो जाएगा और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की ज्यादा ही अधिक प्रचलित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण सन 1935 में मुर्रे एवं मार्गन ने किया था। कब? 1935 में। कौन सा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण इसमें मुर्रे एवं मार्गन ने किया था। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। कितने? 31 कार्ड होते हैं। 30 चित्रित कार्ड तथा एक कार्ड खाली होता है, जिसमें से 30 जो होते हैं वो चित्रित कार्ड होते हैं और एक क्या होता है भाई, एक खाली होता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? कौन सृजनात्मक की ओर ले जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। संवेगित चिंतन है, संवेगित चिंतन और अभिसारी। और अभिसारी नहीं होगा, अभिसारी का मतलब होता है अपसारी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको अपसारिक मतलब फैलाना, अभिसारिक मतलब संकुचित करना। तो भाई जो सृजनात्मक की ओर ले जाता है वो अपसारी चिंतन होगा। क्या? अपसारी चिंतन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 10 का, ठीक है। अपसारी चिंतन
व्यक्ति को सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करता है। इससे वह समस्या के कई संभावित उत्तरों पर सोचता है। वह साथ ही अपनी ओर से कुछ नया मूल शब्द जोड़कर समस्या का समाधान करता है। मनोवैज्ञानिकों में अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मक चिंतन कहा है। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नवीन, सार्थक व मौलिक हो। क्या हो? सृजनात्मक चिंतन वह है जो नवीन, सार्थक व मौलिक हो। ठीक है। डेल के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। अगला है प्रश्न नंबर 11। यदि बालक की वास्तविक वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि, IQ आपसे पूछा गया है। बुद्धि लब्धि हो फार्मूला होता है वो मानसिक आयु यानी कि 14 बटे वास्तविक आयु यानी कि 13 गुणे 100। अब इसको आपको क्या करना है भाई? भाग कर देना है। भाग कर देना है, ये आ जाएगा 107.67। यानी कि अगर किसी बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है तो उसकी जो बुद्धिलब्धि आएगी वो 107.69 हो। ठीक है, इस फार्मूले में रख दीजिए। IQ बराबर यानी बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो ये दिया गया है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय ये। ठीक है, नोट लगाओ। 1912 में जर्मन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धिलब्धि का संप्रत्य विकसित किया। ये पूछा जाए बुद्धिलब्धि का संप्रत्य किसने विकसित किया तो जर्मन मनोवैज्ञानिक था विलियम स्टर्न। कब? 1912 में। कब? 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धिलब्धि का संप्रत्य विकसित किया था। इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? स्किनर के द्वारा या पावलोव या थॉर्नडाइक या कोहलबर्ग। प्रश्न नंबर 12। नंबर 12 में ऑप्शन नंबर पावलोव। क्या? क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा किया गया है। किसके लिए? ये सीखने के लिए है। ठीक है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया था। पावलोव ने सबसे पहले उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया। पावलोव ने सबसे पहले उद्दीपक और जो अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध के द्वारा व्यक्त किया था। इस सिद्धांत के मूल में यह तथ्य है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का इनमें से क्या कारण है? प्रश्न नंबर 13। माता पिता में अनबन रहना, बात तो सही लग रही है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूत व्यवहार रहेगा तो बाल अपराध होंगे ही नहीं। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। कैसे होगा समझना, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। अगर माता पिता में अनबन रहना है तो बाल अपराध का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 13 का इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और कुछ हम लोग देखते हैं। बाल अपराध के प्रमुख 3 कारण हैं। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है और मनोवैज्ञानिक कारण है। जेम्स के अनुसार बाल अपराधों का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है। किसके अनुसार? जेम्स के अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? ध्यान से पढ़ना है। ये पूछा गया है कि बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, बात सही है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये बात सही है। 14 वर्ष के पश्चात नहीं, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है RTI 2009 में, RT 2009 में। ठीक है, यानी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 का है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, RT एक्ट 2009 का उद्देश्य
6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इस अधिनियम में अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना तथा एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करने पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात तो इसमें नहीं की गई है। तो ये आपने पढ़ा कि जो आरटीई एक्ट 2009 है, इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? कौन सा चरण है जो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रश्न नंबर 15। उपकल्पनाओं का निर्माण करना या प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। तो यही बात हो जाएगी सही भैया। कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान, भाई प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना, ये बात हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 15 का सही आंसर। ठीक है, पहले देखो, प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। एस एम कोरे के अनुसार, इसके अनुसार एस एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने कार्यों एवं निर्णयों को निर्देशन, संशोधन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण है। किसके अनुसार? एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण है। पहला चरण क्या है? समस्या का ज्ञान, यानी समस्या को ज्ञान या उनकी पहचान करना, क्या समस्या है, कार्य के प्रति प्रस्ताव पर फिर इसके बाद विचार विमर्श करना, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण करना इसके बाद है। इसके बाद तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण है, योजना का क्रियान्वयन एवं प्रमाण संकलन करना है, इसके बाद तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना है, इसके बाद दूसरों के परिणामों को सूचना, दूसरों को परिणामों की सूचना देना है। इसके बाद इन 7 चरणों को आपको ध्यान देना किसके अनुसार है? एंडरसन के अनुसार है। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 16। प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार क्या आंसर दे रहे हैं प्रश्न नंबर 16 में? ठीक है, तो यहाँ पर पहले पहले आएगा भैया अवधान आएगा। क्या आएगा? अवधान। तो ये अनुप्रेरणा तो आएगा नहीं, अनुप्रेरणा देखो सबसे बाद में आता है ना। अवधान इसमें है, इसके बाद हो जाएगा, हाँ तो अवधान इसमें है, ओके, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अनुप्रेरणा सबसे बाद में आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अवधान, इसके बाद धारणा, इसके बाद पुनरुत्पादन, इसके बाद अनुप्रेरणा। तो 16 का यहाँ पर सी हो जाएगा। अवधान आएगा, इसके बाद धारणा है, पुनरुत्पादन है, इसके बाद अनुप्रेरणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन चारों परिस्थितियों का सही क्रम है, अवधान है, धारणा है, पुनरुत्पादन है, इसके बाद अनुप्रेरणा है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। क्या? सामाजिक अधिगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर 17। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? अचेतन मन, किसको ज्ञात करने के लिए? अचेतन मन। वैयक्तिक अध्ययन या स्वप्न विश्लेषण है, या समाजमिति तकनीक, या साक्षात्कार। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो स्वप्न विश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि वो स्वप्न विश्लेषण विधि है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड है। फ्राइड के अनुसार स्वप्न में व्यक्ति अचेतन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। रोगियों के स्वप्नों का विश्लेषण करके चिकित्सक उसके अचेतन के संघर्षों एवं चिंताओं के बारे में जान पाते हैं। फ्राइड के अनुसार स्वप्न बालकालीन चाहतों, इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम है, इसलिए मनोविश्लेषण में परामर्शग्राही को स्वप्न देखने व उन्हें याद करके बताने को प्रेरित किया जाता है।
अगला है प्रश्न नंबर 18। नंबर 18 देखो, एडीएचडी का अर्थ क्या है? ए एडीएचडी का अर्थ यहाँ से आपसे पूछा गया है, वाचिक कठिनाई वाले व्यक्ति होता है, यानी चिल्ड्रन विद स्पीकिंग डिफिकल्टी। ये बात नहीं है भाई। अगला हम ऑप्शन देखते हैं 18 में। ठीक है, एडीएचडी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई क्या, ध्वनि विकार वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ध्वनि विकार वाले व्यक्ति यानी एडीएचडी वाले जो होते हैं वो एडीएचडी। ठीक है, तो ध्वनि विकार वाले शब्द चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, यह एक मस्त जो एडीएचडी है, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान देना भाई। ठीक है, यह एक मस्तिष्क विकार है जो ध्यान देने, स्थिर बैठने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह बच्चों और किशोरों में होता है, जो एडीएचडी है ये बच्चों और किशोरों में होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, कहलाता है, क्या कहलाता है? एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाता है, वो क्या कहलाता है? सिंपल सा प्रश्न है, कुछ इसमें है नहीं है। ठीक है, उपचारात्मक, निदानात्मक या उपलब्ध परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। यहाँ पर उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। यहाँ उपचार और निदान नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर इसका 19 का सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो उपलब्ध परीक्षण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, लिखित है, मौखिक है और प्रयोगात्मक परीक्षण। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षण, इन तीनों प्रकार को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 20 देखो, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो नंबर 1 हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जो कि एक मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया, है मौलिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था। 12 दिसंबर 2002 को भारत में संविधान के 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21 का ए या का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। ये भी कमेंट कर दो, मूल अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए हैं, किस आर्टिकल में इसका, किस आर्टिकल से इसका यह है, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल में है मूल अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये बताना है, बताओ, और किस भाग में है इसका भी कमेंट कर। प्रश्न नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। अरे भैया, तो ये बात क्या गलत है भाई? अगर बच्चों को आप मान लो कुछ कर रहे हो, बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, तो वो बाल केंद्रित नहीं है। ठीक है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही बात क्या है, सत्य है। जो बाल केंद्रित होती है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसके अलावा इसमें बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर भी दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है।
रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का जो प्रयोग करते हैं उसको बुद्धि मापन के लिए करते हैं। किसके लिए भाई? बुद्धि मापन के लिए करते हैं। यहाँ पर बुद्धि आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 22 का। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 23। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो यही बात सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक सीखते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो भैया किसके द्वारा? बिने के द्वारा। कब? बिने और साइमन जो थे 1905 में। किसमें? 1905 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 24 का बी आंसर। मनोवैज्ञानिकों बिने और सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक बिने द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम 1905 में बिने तथा थियोडर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते हुए उन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्य दिया। किसके आयु का? जो बिने थे वो मानसिक आयु का संप्रत्य दिया था 1908 में, 1905 के संशोधन करके आगे चलकर। ठीक है, देखो इन्होंने जो बुद्धिलब्ध आईक्यू दी थी, इस आईक्यू जो दिया था वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, लेकिन 100 नहीं दिया था। जो 100 वाली बात की गई थी वो ईस्टर्न ने दिया था 1912 में। ईस्टर्न ने क्या कहा कि आईक्यू बराबर हो जाएगा आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक गुणे 100। ठीक है, ये ईस्टर्न के द्वारा है। लेकिन अगर हम 100 नहीं लेते हैं यहाँ पर तो ये थी आपके बिने के द्वारा माध्यमिक आयु बटे सॉरी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु आईक्यू। जो 100 लगाए हो ईस्टर्न ने लगाया था 1912 में। इसको भी आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? प्रतिभाशाली बालक उत्थान हेतु शिक्षक कौन सा इसमें से प्रयास कर सकता है? पढ़ाने की धीमी गति? नहीं भाई, ये बात नहीं, गलत बात है। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, यही बात सही हो सकती है। दंड तो देना नहीं है, उन पर ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होता है। प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इस संबंध में हाइविंग हर्स्ट ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस दृष्टि से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 26। प्रश्न नंबर 26 देखो, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ना क्या उद्देश्य में? कला शिक्षा को जोड़ना क्या उद्देश्य था 2005 में? जो एनसीएफ 2005 तार्किक चिंतन में अवृत भाई, कला से तार्किक चिंतन होगा क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास? भाई कला से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तो होगा ही नहीं। हाँ, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑप्शन नंबर इसके सी आंसर है करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर 26 का सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 27। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास कभी, देखो वृद्धि, भाई वृद्धि और विकास में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या अंतर होते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि विकास कभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है इससे, निरंतरता के सिद्धांत से। तो यही बात क्या है? सही है, निरंतरता के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन है, व्यवसायिक रुचियां हैं, स्मृति है और अनुभव से सीखना। सिंपल सा प्रश्न है भाई। तो व्यवसायिक रुचियां हैं, ये बुद्धि का घटक कैसे हो सकता है ना? 28 का आंसर बी आंसर हो जाएगा सही आंसर।
अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट नंबर है 29। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है। सोचना, सोचना भी नहीं है। लिखना है, गेंद फेंकना है, खेलना, लेकिन सोचना नहीं है। ठीक है, ये तो भाई संज्ञानात्मक क्षेत्र में आ जाएगा, सोचना, थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोचना मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, जबकि गेंद फेंकना, लिखना, खेलना आदि मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक इसे कहते भी है, प्रक्रिया है। मनोगत्यात्मक गतिविधि को गत्यात्मक और शारीरिक गतिविधि के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो कि मानसिक घटक पर निर्भर होती है और ज्यादातर गैर लक्ष्य निर्देशित होती है। यह मांसपेशियों के कार्य और मानसिक गतिविधि को सचेत नियंत्रण तथा शरीर में गति की उत्पत्ति को संदर्भित करता है, जो मनोगत्यात्मक है। अगला प्रश्न नंबर 30, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 30। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दिया था? गॉर्डन, अल्पोर्ट, शेल्डन या आरबी कैटल या स्पेंजर? तो आरबी कैटल ने दिया था भाई 16 पीएफ प्रश्नावली व्यक्तित्व को मापने के लिए आरबी कैटल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी था। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि 2021 में रीट के लेवल सेकंड के हैं। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। सभी को धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।